हेलो, आप सभी कैसे हैं। आज हम लेके आए हैं 12th क्लास का 4th चैप्टर फिजिक्स का मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट। इसमें हम सारे मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट के टॉपिक कवर करेंगे और इसका पीडीएफ मैं नोट्स का पीडीएफ आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट। तो इसकी डिफ़ाइन देख लेते हैं। वेन एवर करंट फ्लो इन अ कंडक्टर then a magnetic field is produced around the conductor. This phenomena of current is called magnetic effect of current. तो इसमें ये बता रहे हैं कि जब कभी भी करंट फ्लो होता है कंडक्टर से तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है कंडक्टर की, और इसी फिनोमेना को हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। चल, उसके बाद आता है दूसरा टॉपिक हमारा, जो कि है ऑस्ट्रेट एक्सपेरिमेंट। तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जो कि साइंटिस्ट ने दिया था। इसमें हमें डायरेक्शनों के बारे में बताया है। तो इसकी डिफ़ाइन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑस्ट्रेच, व्हेन करंट फ्लो इन अ कंडक्टिंग वायर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, then north pole of magnetic needle deflect towards west, and when current direction reverse, then deflection of magnetic needle below the wire become towards east. तो इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि जब कभी भी एक कंडक्टिंग वायर साउथ टू नॉर्थ या नॉर्थ टू साउथ कह सकते हैं हम, रखा जाता है और करंट फ्लो करता है, तो जो मैग्नेटिक नीडल है उसके पास रखी हुई वो वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होगी, और अगर इसी का उल्टा करते हैं तो मैग्नेटिक नीडल ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होगी। ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जो कि ज़्यादातर पूछा नहीं जाता है और 2 नंबर में आता है। चलिए उसके आगे चलते हैं तीसरे टॉपिक पे हमारे पे। तीसरा टॉपिक है हमारा एम्पियर स्विमिंग रूल। एम्पियर स्विमिंग रूल एक साइंटिस्ट ने दिया था, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि अकॉर्डिंग टू एम्पियर स्विमिंग रूल, इफ़ इट इज़ इमेजिंग दैट अ मैन इज स्विमिंग as such that the current may enter into his feet and leave out from head along to the wire, then the north pole of magnetic needle deflect towards his left hand. इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि जब भी आपके फीट से लेके हेड तक करंट फ्लो करता है, फीट से हेड की तरफ डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, तो मैग्नेटिक नीडल आपकी लेफ़्ट हैंड की तरफ डिफ्लेक्ट करेगी। तो ये छोटा सा लॉ है हमारा, रूल है, जिसमें वो एक साइंटिस्ट ने दिया है। ये भी ज़्यादातर नहीं पूछा जाता है, पूछा जाता है तो 2 नंबर में ही आता है। अब हम आते हैं अपने मैग्नेटिक फील्ड की डिफ़ाइन पे। मैग्नेटिक फील्ड की डिफ़ाइन देख लेते हैं। द स्पेस अराउंड करंट कैरिंग कंडक्टर और स्पेस अराउंड मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की छोटी सी डिफ़ाइन है। देखिए, इसमें जो भी मैंने डिफ़ाइनें लिखी हैं ये सारी मेरे रिफ़्रेशर के से लिखी हुई हैं। एस.एल. अरोरा रिफ़्रेशर है, तो ये सारी मैंने आपके लिए लिखी हैं जिससे आपको आसानी हो जाए और आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो ये चैप्टर तैयार करने में। अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं अपने फोर्स एक्सपेरिमेंट बाय मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हमारा पूरा डेरिवेशन है एक, जिसमें कि मूविंग चार्ज द्वारा कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया जाता है हम ये पता लगाएंगे। तो इसमें हमारे आप देख सकते हैं ये डायरेक्शन मेंशन है, एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट हैं। एक्स कोऑर्डिनेट की तरफ वी cos थीटा जाएगा और जेड कोऑर्डिनेट की तरफ वी sin थीटा जाएगा। और आप जैसा कि देख पा रहे होंगे इसके एक्स के अपोजिट उसमें माइनस एक्स कोऑर्डिनेट की तरफ प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। तो हमें ये पता लगाना है कि इस प्लस क्यू चार्ज पर कितना फोर्स एक्सपीरियंस होगा। तो इसका पढ़ लेते हैं हम। अ क्यू चार्ज is moving with velocity v making an angle theta from the direction of magnetic field along x direction, then this charge particle experience a force which depend as follows. एक चीज़ आप नोट कीजिएगा, ये प्लस क्यू चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज कहा जाता है। ये इसको अगर हम q से भी डिनोट करते हैं तो ये q माना जाता है। अगर नेगेटिव लगाते हैं तो स्पेसिफाई होता है कि ये नेगेटिव चार्ज है। तो मैंने आपके आसानी से समझने के लिए पॉजिटिव का साइन लगा दिया है। तो सबसे पहले कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं डेरिवेशन में, F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q,
और सेकेंड स्टेप में एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी साइन थीटा। वेलोसिटी वेक्टर कंपोनेंट परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक फील्ड के। तो आप तीसरी इक्वेशन देख पा रहे हैं, एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। बी इसमें हमारा है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और फिर हम तीनों इक्वेशनों को इक्वेट करते हैं तो हमें मिलता है एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वी बी साइन थीटा। फिर अगले स्टेप में हम प्रोपोर्शनलिटी हटा के कांस्टेंट लगा देते हैं जो कि के है, तो ये हो जाता है एफ इजिकल टू के क्यू वी बी साइन थीटा। वेयर एज हम के को 1 मान लेते हैं तो एफ इजिकल टू क्यू वी बी साइन थीटा हो जाता है। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये इक्वेशन ए आ जाती है आपकी। और एफ वेक्टर में देखते हैं हम तो एफ वेक्टर इजिकल टू क्यू ब्रैकेट में वी वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यह इक्वेशन बी हो जाती है हमारी। इसको हम ये ए और बी इक्वेशन हम दोनों यूज़ कर सकते हैं। वेक्टर फॉर्म में अगर हमें निकालना है तो हम बी इक्वेशन को यूज़ करेंगे। सिंपल फॉर्म में साइन की फॉर्म में निकालना है तो हम इक्वेशन ए यूज़ करेंगे। फिर आगे देखते हैं हम, थीटा अगर हमें 0 दिया है या 180 दिया है तो फोर्स हमारी 0 होगी। फोर्स 0 होगी तो कहने का मतलब है परपेंडिकुलर होगी या एंटी परपेंडिकुलर होगी मैग्नीट्यूड से। अगर v0 दिया है तो चार्ज पार्टिकल इन रेस्ट होगा, मतलब कोई फोर्स नहीं लगेगा, f इजिकल टू 0 हो जाएगी। चलिए अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, बायो-सावर्ट लॉ। देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसका डेरिवेशन अक्सर पूछ लिया जाता है। जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, p पार्टिकल रखा है जिस पे db वेक्टर लग रहा है और x y दो कोऑर्डिनेट हैं जिसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो हमें db का मैग्नीट्यूड देखना है इसमें। तो इसका ये डेरिवेशन है जो कि आप देख पा रहे हैं और डेरिवेशन यही है इसका, तो आपको बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। तो इसमें सबसे पहले dv इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I करना है, dv डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dl, dv डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, dv इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। तो ये वो 4 इक्वेशन बनेंगी आपकी प्रोपोर्शनलिटी के साथ dv की। तो इनको अगर हम कंबाइन करते हैं तीनों फैक्टरों को तो पाते हैं dv इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो जैसा कि हमने पहले देखा था dv डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, तो प्रोपोर्शनलिटी हटा के कांस्टेंट लगा देते हैं जिसमें कि देखेंगे आप dv इज इक्वल टू के आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। के हमारा कांस्टेंट फिक्स होता है म्यू नॉट अपॉन 4 तो ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है मैग्नीट्यूड निकालने के लिए जो कि अधिकतर सवालों में काम आता है। अब हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, एप्लीकेशन ऑफ बायो-सावर्ट लॉ। देखिए जो हमने पहले देखा था वो बायो-सावर्ट लॉ का डेरिवेशन था। अब इसके हम आगे 2 एप्लीकेशन और पढ़ेंगे। तो सबसे पहला एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट लूप कॉइल। देखिए इसमें हमें एक सर्कुलर पाथ दिया हुआ है और सेंटर ओ है उसका। सर्कुलर पाथ में आई करंट फ्लो कर रहा है और हम एक छोटा सा पार्ट ले लेंगे dl, उसमें हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो लैंग्वेज देखते हैं, कंसीडर अ स्मॉल लेंथ एलिमेंट dl
देन स्मॉल फील्ड बाय बायो-सावर्ट लॉ। तो इस एप्लीकेशन से हम स्मॉल फील्ड से एक मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे पूरे सर्कुलर पाथ का। तो डेरिवेशन शुरू होता है यहाँ से, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इधर हमने साइन 90 लिया है। फिर हम अगले स्टेप में जाते हैं, तो डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। जैसा कि आप जानते हैं साइन थीटा 1 होता है, तो इसका मल्टीप्लाई 1 से हो गया, तो यही रहा। फिर इसके बाद हम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होल कॉइल, ये हमारा इतने से पार्ट का था, पूरे का निकालने के लिए हमको इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन देखते हैं, इंटीग्रेशन डी बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन आगे आप देखेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर ये हमारे कांस्टेंट हैं, और डी एल इंटीग्रेशन में रहेगा क्योंकि वह कांस्टेंट नहीं है। तो डी एल का इंटीग्रेशन करने के बाद आप अगले स्टेप में देख सकते हैं, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू 2 पाई आर अपॉन आर स्क्वायर। ये 2 पाई आर हमने इधर सर्किल का एरिया ले रखा है। तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई अपॉन आर। ये हमारा फाइनल फॉर्मूला निकल के आया है पहले एप्लीकेशन का सर्कुलर पाथ के लिए। इसमें आगे एक कंडीशन देख लेते हैं, इफ़ देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स देन b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई अपॉन आर। इसमें हमारा अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये तो हमारा हो गया पहला एप्लीकेशन। अब चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड एप्लीकेशन की तरफ। सेकंड एप्लीकेशन कहता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर वायर। सेकंड फील्ड में हम देखेंगे स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर या वायर के क्या मैग्नेटिक फील्ड लगती है। तो लैंग्वेज देख लेते हैं पहले, द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। हमें पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, जो कि आप देख पा रहे होंगे। फिर इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, φ1 φ2, और इधर आप नीचे एक्स पॉइंट देख रहे होंगे, यहाँ पे इमेजिनरी लाइन जा रही हैं, और हमें छोटे से पार्ट को ले लेते हैं जो कि है डी एल। तो हम अपना बायो-सावर्ट लॉ के फॉर्मूले से ही शुरू करते हैं, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन φ1 प्लस साइन φ2। ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई है। अब इसमें एक कंडीशन आती है, इफ़ वायर इज़ इनफाइनाइटली लॉन्ग। अगर वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग है तो φ1 इज इक्वल टू φ2 होगा, जो कि 90 डिग्री लिया जाएगा। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन 90 प्लस साइन 90। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए 1 प्लस 1। तो इसका फाइनल आके आंसर आएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन ए। तो ये है हमारा इस लॉ का दूसरा एप्लीकेशन। इसमें एक कंडीशन आती है, इफ़ पॉइंट P लाइज नियर वन एंड ऑफ वायर। अगर P पॉइंट वायर के एक किनारे पर है तो आपकी इक्वेशन आएगी b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन 0 प्लस साइन 90। इधर साइन 0 इसीलिए आया है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कंडीशन से, कि P पॉइंट वायर के एक एंड पर लाई कर रहा है। तो साइन 0 की वैल्यू जैसा कि आप जानते हैं 0 होती है। तो इसका हमारा फाइनल आंसर आएगा, फाइनल इक्वेशन आएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए। तो इसी के साथ हमारी दोनों एप्लीकेशन इस लॉ की ख़त्म होती हैं।
अच्छा, इसमें आप एक नोट और देख लीजिए, टू रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर वी यूज़ राइट हैंड स्क्रू रूल। तो जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे कि डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की हम उसमें राइट हैंड स्क्रू रूल इस्तेमाल करते हैं या यूज़ करते हैं। चलिए, यहाँ तक आपका ये इम्पोर्टेंट लॉ कवर हो गया है। ये लॉ और इस लॉ के एप्लीकेशन अक्सर पूछ लिए जाते हैं और इनके डेरिवेशन भी आते हैं और इन पर बेस्ड क्वेश्चन भी बनते हैं। चलिए, अब हम आगे चलते हैं। आगे का टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल एट एनी पॉइंट ऑन एक्सिस। इसमें आप देखेंगे कि सर्कुलर कॉइल भी है, स्ट्रेट वायर भी है, स्ट्रेट लाइन भी हैं। तो इसको आप कह सकते हैं, इसमें हम जो हमने पहले दोनों एप्लीकेशन यूज़ किए हैं, इसमें ये वो दोनों एप्लीकेशन यूज़ हो जाएंगी। तो जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे होंगे, एक सर्कुलर रिंग है जिसका कि सेंटर O है और रेडियस A है। उसके दोनों एंड से एक पॉइंट पे मिलते हैं P, और उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है √a² + x²। O से लेके P तक की जो डिस्टेंस होती है वो x होती है, और P से एक कंपोनेंट dv cos थीटा, dv डैश cos थीटा, और O से एक सीधे कंपोनेंट dv sin थीटा और dv डैश sin थीटा जा रहे होते हैं। और परपेंडिकुलर लाइन से दो एंगल बनते हैं फाई, जो कि वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। तो ऊपर नीचे दोनों फाई आ जाते हैं। तो इसमें नीचे लैंग्वेज देखते हैं, वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। तो इसमें हम, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, पता लगाएंगे जो P पॉइंट है इसमें क्या मैग्नेटिक फील्ड लगेगी या कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो चलिए देखते हैं इसका डेरिवेशन। सबसे पहले देखते हैं स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय एलिमेंट C एट पॉइंट P। तो सबसे पहले हम स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने आपको बताया था वही पुराने लॉ इस्तेमाल होंगे, उसी के एप्लीकेशन इस्तेमाल होंगे। तो देखिए, dv = μ0/4πi/dl sin 90/a² + x²। इसमें आपका जो r² है, r² की जगह हमने a² + x² यूज़ किया है। ये देखिए आप, ये पहले अंडर रूट में था, इसका अंडर रूट इसीलिए नहीं आया क्योंकि नीचे r² होता है, जैसा कि आप जानते हैं पहले फॉर्मूले में। फिर अगले स्टेप में हम देखते हैं dv = μ0/4πi/dl a² + x² sin 90, जैसा कि आप जानते हैं 1 होता है। ये आपकी पहली इक्वेशन बन जाएगी। ये हमारा हो गया स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय एलिमेंट C एट पॉइंट P। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डिस्टेंस x एट पॉइंट P, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, डिस्टेंस x है नीचे, और मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है हमको पॉइंट P पे। तो इसकी इक्वेशन देख लेते हैं, dv डैश = μ0/4πi/dl a² + x²। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो जाती है। इसमें हमने ये दोनों स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड और x डिस्टेंस से मैग्नेटिक फील्ड निकाली है P में। अब इसमें हम लैंग्वेज देखते हैं, द cos थीटा कंपोनेंट आर इक्वल एंड अपोजिट टू दे कैंसिल आउट एज dv = dv डैश, सो नेट मैग्नेटिक फील्ड विल प्रोड्यूस ड्यू टू sin थीटा कंपोनेंट। इसमें ये बता रहे हैं कि cos थीटा कंपोनेंट जो हैं वो इक्वल एंड अपोजिट हैं, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं cos थीटा कंपोनेंट इक्वल एंड अपोजिट हैं। तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो sin थीटा की वजह से प्रोड्यूस होगी। तो अब हम टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होल कॉइल निकालते हैं। तो B = होल इंटीग्रेशन dv sin थीटा μ0/4πi/dl a² + x² × a/√a² + x²।
b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 होल इंटीग्रेशन dl। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद पावर प्लस हो जाती हैं, 1 प्लस 1/2 पावर प्लस होगी तो 3/2 आएगा। इसके अगले स्टेप में आते हैं, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 dl का हम होल इंटीग्रेशन करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, इसका एरिया निकल के आएगा जो इसका सर्कुलर रिंग का, और जिसकी रेडियस a है, तो इसका आएगा 2 पाई a। फिर इसके बाद अगला स्टेप है हमारा b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये हमारे सॉल्व करके मिला है पिछली इक्वेशन को, हम इस इक्वेशन को a नाम देते हैं। फिर आगे कंडीशन देखते हैं, एज पाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एरिया ऑफ कॉइल। तो हम पाई ए स्क्वायर की जगह a ले लेंगे। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाता है। फिर हम आगे देखते हैं, आई ए इज इक्वल टू एम, आई ए इज इक्वल टू एम हो जाता है। तो फिर आगे देखते हैं, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। फिर इसमें एक कंडीशन आती है, इफ़ x इज़ ग्रेटर देन a। इसमें हम ग्रेटर देन नहीं, मतलब ये समझते हैं कि बहुत ज़्यादा बड़ा है x a से, तो हम या फिर ये कहते हैं कि a की वैल्यू बहुत छोटी है x से, तो हम a को नेगलेक्ट कर देते हैं। तो हमारी फाइनली इक्वेशन आ जाती है, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन एक्स क्यूब। तो इसी के साथ आप देख सकते हैं कि हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट 3 टॉपिक ख़त्म हो गए हैं, जिसमें पहला था बायो-सावर्ट लॉ, उसका डेरिवेशन, बायो-सावर्ट लॉ के एप्लीकेशन, जो कि 2 एप्लीकेशन थे। पहला सर्कुलर लूप का था, दूसरा स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर वायर का था। तो ये इन दोनों एप्लीकेशन के साथ फिर इसका एक फाइनल वो आता है, जिसमें हम निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल एट एनी पॉइंट ऑन एक्सेस। ये तीनों ही टॉपिक और इनके डेरिवेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जो कि पेपर में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, पार्ट्सों में भी पूछे जाते हैं और इनका पूरा क्वेश्चन भी बनता है। प्लस अगर पार्ट्सों में इनका क्वेश्चन आता है तो इसमें क्वेश्चन भी आते हैं। पार्ट्स में क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा डेरिवेशन के साथ, और इनके ऊपर क्वेश्चन भी बहुत बनते हैं, तो आप इन टॉपिकों को अच्छे से कीजिएगा। और मैं सभी अपने व्यूअरों से माफ़ी मांगना चाहूँगा, यहाँ पे बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है, लेकिन मैं पूरा कोशिश करूँगा कि आपको बैक नॉइज़ या डिस्टरबेंस ना आए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, जो कि है एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ की हम डिफाइन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज्ड लूप इन वैक्यूम इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम द टोटल करंट थ्रेडिंग इन दैट लूप। एम्पियर सर्किटल लॉ की ये डिफाइन हो जाती है, और इसका फिर एक फॉर्मूला आता है, जो कि आप देख पा रहे हैं, होल इंटीग्रेशन b डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। एम्पियर सर्किटल लॉ की डिफाइन से ज़्यादा इसकी डेरिवेशन इम्पोर्टेंट है, जो कि आप देख पा रहे हैं कि एक सर्कुलर लूप है और एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है। लूप की जो रेडियस है वो a है, और हम एक स्मॉल एलिमेंट लेते हैं dl। इसमें हम डेरिवेशन में चलिए पहले लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। आप एक एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि डेरिवेशन में अगर हम ऐसे सीधे लिखना स्टार्ट कर देते हैं, जैसा कि इसमें आप देख पा रहे हैं b डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू, तो अगर हम ऐसे सीधे लिखना स्टार्ट कर देते हैं तो एग्ज़ामिनर थोड़ा मार्क्स काटने की उसमें रहता है, तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा लैंग्वेज भी लिखेंगे तो डेरिवेशन देखने में अच्छा रहेगा, अच्छा लगता है, और एग्ज़ामिनर भी मतलब पूरे मार्क्स दे सकता है इसमें। तो लैंग्वेज बहुत मैटर करती है डेरिवेशन में। जितना मैटर ये स्टेप्स करते हैं, उतना ही मैटर लैंग्वेज भी करती है, क्योंकि लैंग्वेज ये बताती है कि आपको आता है और आपको पूरी इसकी नॉलेज है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
Let I current flowing in the wire, then consider a loop of radius a around wire. जैसा कि मैंने बताया था, a रेडियस का लूप कंसीडर करते हैं हम. ऑल्सो कंसिडर अ लेंथ एलिमेंट dl at point C on circumference of circle loop at C. The direction of magnetic field due to current carrying wire and the direction of length element is same. तो देखिए, मैंने आपके लिए लैंग्वेज बहुत ही सेम लिखी है, इसको मेरे को ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है. मैंने SL अरोरा से रिफ्रेशर से बहुत ही मतलब छाँट के पॉइंट लिखे हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो. तो फिर हम इसमें आगे बढ़ते हैं. थीटा इजिकल टू 0 मानते हुए बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इजिकल टू इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल कॉस थीटा इजिकल टू इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल. तो इसमें हम देखते हैं आगे इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2i अपॉन ए इंटू डी एल. फिर आगे आप जैसा कि देख पा रहे हैं इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इजिकल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2i अपॉन ए. जैसा कि ये कांस्टेंट है इसीलिए ये बाहर आ जाएगा. इंटीग्रेशन डी एल बी वेक्टर डॉट डी एल इजिकल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2i इंटू 2 पाई ए अपॉन ए. तो इसको हम सॉल्व करने के बाद जैसे देख पा रहे हैं आप, ए से ए कट जाएगा, 2 पाई से 4 पाई से 2 पाई कट जाएगा और 2 एक अदर है वो कट जाएगा. तो हमारे पास एंड में बचेगा वी वेक्टर और डी एल इजिकल टू म्यू नॉट आई. फिर आगे हम बढ़ते हैं तो देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ. देखिए, जो ये टॉपिक हैं और इनके डेरिवेशन है, साथ ही में मैं आपको इनके एप्लीकेशन भी बताते जा रहा हूँ, क्योंकि जितने डेरिवेशन इनके इम्पोर्टेंट हैं उतने ही इम्पोर्टेंट इनकी एप्लीकेशन भी हैं. और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसमें मेन टॉपिक्सों से ज़्यादा उनके एप्लीकेशन पूछे जाते हैं. तो आप एप्लीकेशनों पर ज़रूर ध्यान दें. चलिए पहला एप्लीकेशन देखते हैं. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर. इसमें हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर. तो लैंग्वेज देख लेते हैं. करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन विच आई करंट इज फ्लोइंग. वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P at perpendicular distance from the current carrying straight wire. Imagine a circular loop around the current carrying of radius a where a P point lies on this circular loop. अच्छा, एक चीज़ आप इसमें नोटिस कीजिएगा. इसमें हमने सर्कुलर लूप मानी है, अपनी तरफ से मानी है इसको सॉल्व करने के लिए. तो हम देखते हैं बाय एम्पियर सर्किटल लॉ इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इजिकल टू म्यू नॉट आई. तो बी वेक्टर और डी एल वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो थीटा इजिकल टू 0 होगा. तो बी डॉट डी एल कॉस 0 इजिकल टू म्यू नॉट आई बी डॉट इंटीग्रेशन डी एल इजिकल टू म्यू नॉट आई बी डॉट 2 पाई ए इजिकल टू म्यू नॉट आई बी इजिकल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई अपॉन ए. फिर आप इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो बी इजिकल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 आई अपॉन ए. ये हो गया आपका पहला एप्लीकेशन. देखिए, ये एप्लीकेशन बहुत छोटे छोटे हैं लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जो कि अक्सर पूछ लिए जाते हैं. और मैंने आपके लिए ये बहुत ही इजी इंटीग्रेशन, इजी डेरिवेशन और इजी लैंग्वेज के साथ लिखे हैं. और इन नोट्सों का PDF मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा ताकि आपके लिए कोई दिक्कत ना हो. देखिए, अब हम आगे के अपने टॉपिक पे आते हैं. मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द स्ट्रेट सोलेनॉइड. अच्छा, एक चीज़ और, एम्पियर सर्किटल लॉ का एक ही एप्लीकेशन है, इसमें इससे ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं है. तो ये हमारा कंप्लीट हो ही गया है. आगे बढ़ते हैं. अब हम आगे जैसा कि अब हम देख पा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ स्ट्रेट सोलेनॉइड. इसमें हम ये देखेंगे सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इसमें फाइंड करेंगे. तो जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे होंगे, एक सोलेनॉइड है जिसमें आई करंट जा रहा है और आई करंट ही वापस आ रहा है.
तो इसका हम मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम एक एरिया कंसीडर कर लेते हैं। रेक्टेंगुलर एरिया कंसीडर करा है हमने इसमें, जो कि GHEF है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं फिगर में। तो हम आगे लैंग्वेज देखते हैं। पहले हम सोलेनॉइड की डिफाइन देख लेते हैं। एन हेलिकल फॉर्म ऑफ कॉपर वायर हैविंग करंट इन इट, द डायमीटर ऑफ दिस फॉर्म इज लेस देन इट्स लेंथ कॉल्ड सोलेनॉइड। इसमें कह रहे हैं सोलेनॉइड एक हेलिकल पाथ होता है जो कि कॉपर वायर का बना हुआ होता है, जिसका डायमीटर उसकी लेंथ से भी कम होता है। ये होता है सोलेनॉइड। इसमें प्रॉपर्टीज़ भी आ गई हैं डिफाइन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड विल बी अलोंग टू इट्स एक्सिस। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसमें ये बताना चाह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड विल बी अलोंग इट्स एक्सिस, जो कि हमने मानी है, तो ये एक्सिस के अलोंग ही मानी है, क्योंकि एक जो पार्ट रहेगा आप सोलेनॉइड का आप देख पा रहे हैं वो एक्सिस के अंदर रहेगा, एक जो रहेगा उसके जस्ट ऊपर रहेगा। तो इसमें आप कंफ्यूजन मत होइएगा कि ऊपर क्या रहेगा नीचे क्या रहेगा। तो आगे हम देखते हैं बाय एम्पियर सर्किटल लॉ ऑफ होल इंटीग्रेशन B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट। दोबारा बता देते हैं, होल इंटीग्रेशन B वेक्टर डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट टोटल करंट थ्रेडिंग। ये क्वेश्चन टोटल करंट बता रही है। तो अब हम अलग अलग लाइनों के लिए देखेंगे। पहले देखेंगे E से F के लिए। तो इंटीग्रेशन E टू F V वेक्टर डॉट DL वेक्टर। तो सारी लाइनों के लिए इंटीग्रेशन E टू F, F टू G, G टू H, H टू E ऐसे करेंगे, और इसमें सब में V वेक्टर डॉट DL वेक्टर रहेगा और इजिकल टू म्यू नॉट रहेगा। इसमें बहुत ही आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसमें। फिर आगे के स्टेप में हम देखते हैं, आगे के स्टेपों में आप देखेंगे जो कि स्ट्रेट लाइन है, जैसे E और F, G और H, इसके लिए हम cos 90 मानेंगे, बाकी E, H और F, G हम 0 मानेंगे, क्योंकि इनमें मैग्नेटिक फील्ड हमें सोलेनॉइड के द्वारा पता नहीं चलेगा। तो हम आगे के स्टेप में देखते हैं 0 प्लस BL प्लस 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट। तो BL इज इक्वल टू म्यू नॉट। फिर इसमें एक कंडीशन आती है, लेट n आर द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, देन BL इज इक्वल टू म्यू नॉट n डॉट L डॉट I, B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI। तो इसी के साथ ये आपका आधा चैप्टर पूरा हो गया है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो और नोट्स अच्छे लगे हों तो आप लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और मैं आगे ऐसे आपको नोट्स के साथ वीडियो बताता रहूँगा। आज का थोड़ा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं थोड़ा बाहर आया हुआ था और बगल में ही फंक्शन चल रहा है, उस वजह से बहुत ही डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, मेरे को ऐसा लग रहा है, आपको बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा होगा। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, ये आपका आधा चैप्टर हो गया है और आधा मैं कुछ टाइम बाद ही दूसरा अपलोड कर दूँगा दूसरे वीडियो में, क्योंकि वीडियो जब बहुत लंबा हो जाता है तो सही नहीं रहता है। चलिए बहुत बहुत थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।